Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi guys, how are you doing? You're okay? So we are working on parts of speech and we are trying to understand what are these parts of speech in English language and how many kinds of these parts of speech, and further how many kinds do they have, if there are some other branches, other kinds. We are looking into that and we are trying to understand why are they important for us to know them. And our all these lectures are still in Urdu language for the convenience, for the understanding of the people from the background of Pakistan and India. They can understand this language easily and they are curious to learn English language. They are interested, they want to know a lot of things, so don't worry. जी मलिक साहब, पट्टी साहब, शेख साहब, चौधरी साहब, सारे रोज़े ठीक जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। होशियार हो जाओ, उठ के बैठो, ज़रा गौर करना है एवं नहीं मतलब टिले हो के काम नहीं करना, ज़रा गौर से देखना। आपने इन वीडियोस में मैं मतलब आपको तारुफ करवा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि ग्रामर की माँ है, मदर ऑफ ग्रामर, वो क्या हैं, कितनी किस्मों के हैं, उनके क्या नाम हैं। नाम शाम याद रहें या ना रहें, भूल जाएं, इंग्लिश फिर भी बोल लेंगे, लेकिन नाम से आपको फ़ायदा ये होगा, आपका इंग्लिश का नॉलेज अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे ग्रामर वाले कहलाएंगे, मुआशरे में लोग आपको मतलब इज्जत करेंगे। भाई ग्रामर जानते हैं, मलिक साहब को पता है ग्रामर का, और गुज्जर साहब भी को भी जानते हैं कि ग्रामर क्या चीज़ है। इंग्लिश में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से तारुफ होगा, इंग्लिश ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग का। तो आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल वैसे कितने हैं बता दें ज़रा जल्दी से, मुझे आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं क्या वजह। बहरहाल किसी ने कहा है हाँ 8 हैं, और किसी वो उधर बैठे वो कह रहे हैं 9 हैं, दोनों ठीक है। 8 भी कह सकते हैं, 9 भी कह सकते हैं, हम 9 को लेके चल रहे हैं। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज में, और उनके ज़रा जल्दी से मुझे नाम बता दें ताकि रिवीजन हो जाए। हर वीडियो में थोड़ा सा रिवीजन भी ज़रूरी है ना, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मेरे साथ सुनते सुनते सारी चीज़ें याद हो जाएंगी इंशाअल्लाह आपको। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 जो है वो ज़रा बताएं उनके नाम, वहाँ से शुरू करें जहाँ से हमने लफ्ज़ बनाया था। एक लफ्ज़, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमेशा याद रखने के लिए बस एक लफ्ज़ को ले लें और वो जहन में रखें, कभी भी भूल जाए बस उस लफ्ज़ को जहन में ले आएँ और लोगों को बता दें इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और ये हैं उनके नाम, ये हैं। नाम तो आप आराम से बता देंगे, काम तो ज़रा याद करना पड़ेगा। नाम तो आपको 5 मिनट का काम था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे नाम याद करना। वो मैंने वीडियो में टाइटल ही रखा 5 मिनट में पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी वो नाम 5 मिनट में इंसान याद कर लेता है। पापा विंका से कितने मतलब आपको बताएं। अब पहला क्या है, प्रोनाउन, फिर एडवर्ब, फिर preposition, and फिर adjective, फिर verb and interjection, noun, conjunction, और फिर ये नवा है articles। तो ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमने 2 की वीडियो बना के रिलीज कर दी है। अब ये है कि अब आज बारी है preposition की। prepositions जो हैं ये क्या होते हैं, कोई बता सकता है आप में से ये क्या होते हैं? तो हाँ बिल्कुल, आधी तारीफ आपको मैंने याद करवा दी, बगैर रट्टा मारे हुए, बगैर किताब पढ़े हुए, बगैर याद किए, आधी डेफिनेशन आपको आती है। कोई पूछे व्हाट इज preposition, व्हाट्स नाउन, व्हाट्स वर्ब, व्हाट्स कंजंक्शन, तो आप जल्दी से आधी तारीफ, आधी डेफिनेशन उसकी बता दिया करें। preposition is a word that, और फिर सोचा करें क्या है a word that, जो आधी तो नंबर मिल जाएगा, यानी बिल्कुल 0। कोई पूछे व्हाट्स preposition ज़रा खारिश करें या टेंशन लें या ना बताएं तो वो 0 नंबर आएगा ना, कोई थोड़े से नंबर आ जाएंगे। आधी तारीफ तो आप बता सकते हैं कि यार preposition एक लफ्ज़, ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि इंग्लिश में यार वो सही याद नहीं है, ऐसे आप कर मतलब ये काम चल सकता है। गुजारा प्रोग्राम तो गुजारे भी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन हमने सिर्फ गुजारों पे काम नहीं करना, बेहतरीन आला क्वालिटी का काम, इंग्लिश में नॉलेज भी हो और बेहतरीन इंग्लिश बोल सके। टारगेट ये हमारा, गुजारा टारगेट नहीं है मलिक साहब, मतलब आगे चलना है हमने। तो बात अब ये क्या है कि preposition क्या है, तो ये एक लफ्ज़, ऐसा लफ्ज़ होता है इंग्लिश
लैंग्वेज का ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन और प्रोनाउन के दरमियान के रिश्ते को जाहिर करे। नाउन क्या होते हैं? नाउन चीजें होती, सारी दुनिया नाउन है, सारी कायनात नाउन है, आप खुद नाउन है, आपने जो चीजें आपको नजर आ रही है ना इस वक्त वो भी नाउन है, और जो आपके नीचे है वो भी नाउन है, जो आपके ऊपर है देखें ऊपर वो भी नाउन है, दाएं देखें वो जो चीजें नजर आ रही है सारी नाउन है, और बाएं देखें, आगे देखे, पीछे देखे, जहां देखे जो चीजें नजर आ रही हो सारी नाउन है। तो नाउन कौन भूल सकता है? नाउन तो दुनिया का कमजोर तरीन बंदा भी जो इंग्लिश में फारग हो वो भी नाउन नहीं भूल सकता। मैं पूछूं नाउन उसे आज बता दूं और 20 साल बाद वो मुझे कहीं अचानक कोई मिले तो मैं कहूँ वीडियो देखी थी वो वाली प्रपोजिशन, और वो पार्स ऑफ स्पीच कहेगा हाँ देखी थी सर जी, आपकी वीडियो मैंने एक दफा देखी थी, तो मैं उसको फौरन नाउन क्या वो जल्दी से वो मतलब सोचे बगैर बता दे ये सारी दुनिया नाउन है, बस हर चीज नाउन, ये आसान है नाउन। तो नाउन जो है ना मेरे हाथ ये क्या है? एक नाउन है, मार्कर। और प्रोनाउन क्या है? आई ही शी यू, ये पहली वीडियो थी, सबक याद रखना साथ साथ। तो आई ही शी यू ये प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है ना। प्रोनाउन और नाउन में जो रिश्ते को जाहिर करेगा ना लफ्ज, उसे प्रपोजिशन कहते हैं। मसलन ये एक नाउन है, इसमें और मेरे दरमियान क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है इस वक्त मार्कर और मेरे दरमियान रिश्ता ये है कि मार्कर मेरे सामने है, मार्कर इज इन फ्रंट ऑफ मी। ये इन फ्रंट ऑफ का जो लफ्ज मैंने बोला ये प्रपोजिशन है। या मार्कर और मेरे हाथ का क्या रिश्ता है? दो चीजों का रिश्ता जाहिर कर दे कोई लफ्ज, या एक चीज और एक प्रोनाउन में जाहिर कर दे, ठीक है। तो दो चीजों में मैं मतलब एक नाउन भी तो हूं ना, तो मेरी जगह मैं प्रोनाउन एक वर्ड बोल सकता हूँ आई, उस आपकी जगह यू, ही, शी, दे। तो बहरहाल हम बहुत आसान कर लेते हैं कि प्रपोजिशन ऐसा लफ्ज जो दो चीज़ों में रिश्ते को जाहिर करे, वजाहत करे, बता दे ये चीज़ों में रिश्ता क्या है। मेरा इस वक्त मतलब फर्श के साथ क्या रिश्ता है? ये फर्श जो फ्लोर है उसके साथ और मेरा हम दो हैं, वो इंसान मतलब मैं भी एक नाउन हूँ वो भी नाउन है, तो क्या चीज़ है? ऑन का रिश्ता है। मार्कर और हाथ का क्या रिश्ता है? इस वक्त क्या जाहिर कर रहा है? एक लफ्ज है जो जाहिर करेगा मार्कर और हाथ के रिश्ते को, वो है कि मार्कर मेरे हाथ में है, मैंने जाहिर किया मार्कर और हाथ को। अगर मैं कहूँ मार्कर हैंड, हैंड मार्कर, कुछ भी जाहिर नहीं होगा जब तक कि मैं वो लफ्ज ना बोलूंगा कि मार्कर इज इन द हैंड। अब इन ने जाहिर किया कि मार्कर और मेरे हाथ का रिश्ता असल में क्या है। तो दो चीजें कोई भी अगर आप कहें बुक टेबल, टेबल बुक, बुक हेलो बुक टेबल, तो वो कोई समझ नहीं आएगी, वो समझेगा कोई आंधी है, तूफान आ गया, ये क्या हो गया इसको, मतलब बुक टेबल ये क्या कहना चाहता है, मतलब है कि टेबल ले जाओ बुक रख दो या क्या करो। तो जब तक वो ये नहीं कहेगा कि रिश्ता जाहिर करने के लिए कि बुक इज ऑन द टेबल, ऑन ने बुक और टेबल में रिश्ते को जाहिर किया। तो दो दुनिया की दो चीजों में, कोई भी दो चीजों में आपस में रिश्ता जाहिर करना चाहे तो प्रपोजिशन की जरूरत पड़ जाएगी। बस ये वो लफ्ज है प्रपोजिशंस। तो आम एक सीधे साधे आदमी को अब प्रपोजिशन समझ आ गया। अब अगली बात यह है कि प्रपोजिशन की कितनी किस्में, इसके कितने बच्चे हैं। ये तो दादा अब्बू हैं प्रपोजिशंस, तो इनकी आगे हाउ मेनी काइंड्स आर देयर। तो आप वो देखें कि प्रपोजिशन की जो है काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस इन इंग्लिश, तो वो किताबों में ग्रामर में रिसर्च करेंगे, बहुत सी लोगों ने बहुत अंदाज से उसको बयान किया है। हम तो सादा सादा ऊपर सतह पे जरा रहे, बहुत गहराइयों में जाने की वो रिसर्च आप करते रहेंगे, आपको कोई 10, 15, 20 शायद किस्में सामने आ जाए। लेकिन मैंने जो मोटी मोटी किस्में जो बहुत ज़्यादा ग्रामर में चलती हैं आम तौर पे, वो सामने आपके ला रहा हूँ। बस बाकी बहुत कोई अगर एक आध और बीच में 10, 5 और भी अगर होंगी तो करोड़ों में नहीं है, हजारों में नहीं है, 400 नहीं है, 300 नहीं है, बल्कि 60 भी नहीं है। मतलब है मैं जो ला रहा हूँ वो आपके सामने वो 6 किस्में ला रहा हूँ, 6 मोटी मोटी प्रपोजिशन की किस्में। उसमें से 2 बस आपको बहुत ज्यादा आपको समझनी पड़ती है और बार बार जरूरत पड़ती है। तो एक पहली उसकी किस्म है प्रपोजिशन की, उसका नाम अगर आप याद रख लेंगे तो आपका ग्रामर का नॉलेज अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा नॉलेज कहलाएगा। प्रपोजिशन की पहली किस्म आप ज़हन में रख लें तो सिंपल प्रपोजिशन, सिंपल सादा प्रपोजिशन एक किस्म है उसकी। तो वो कौन से होते हैं? जैसे इन,
ऑन, एट, अंडर, ठीक है, और अबव, ऑन, ये इस तरह के वर्ड्स, ये गिनती करें, ढूंढें जरा ग्रामर की किताबों में, तो आपको कोई 100 की रेंज में, इससे ज्यादा नहीं, बस ये इतने। वैसे तो 40, 35, 40, 50 में पेट भर जाता है, इंग्लिश सारी पूरी हो जाती है। बहुत कोई माहिर बनना चाह रहा है, सारी ग्रामर की किताबें 100 से ज्यादा नहीं निकल सकते, मतलब 50, 60, 70 की रेंज में ये प्रपोजिशंस होंगे सिंपल, और वो सिंपल प्रपोजिशंस आपको यही पहले पहले जरूरत पड़ती है इंग्लिश बोलचाल में, और यही तंग करते हैं, ये काफ़ी सारे लोगों को ये तंग करते हैं। ग्रामर के एग्ज़ाम देने वालों को भी, कोई इंग्लिश का कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कोई भी इंग्लिश के ग्रामर का, कोई आईएलटीएस को इधर उधर के, या ग्रामर बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं वो देना चाहे, वो इन की जगह एट लगा देता है, एट की जगह ऑन, ऑन की जगह कोई इन, पता नहीं लगता, कंफ्यूज हो जाता है। तर्जमे जो करके ज़रा इंग्लिश बोल रहे होते हैं उनमें भी गड़बड़ हो जाती है, और ये गड़बड़ अक्सर और बड़े बड़ों को, और बड़े बड़े भी छोड़ें जो अहले जुबान है उनसे भी ये गलतियां होती हैं। ये ना समझे कि अंग्रेज बिल्कुल इन की जगह ऑन लगाता है, ऑन की जगह नहीं लगाता होगा, वो लगा देता है, बिल्कुल अंग्रेज भी लगाते हैं। अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जाए, सड़कों पर इंग्लिश बोले, गौर करें, रिसर्च करें, तो ये गलतियां बड़ी आम हैं। लेकिन हम चाहेंगे कम से कम हो। हाँ, ये कोई शख्स चाहता है कि यार मैं इंग्लिश बोलूं और एक गलती भी ना हो, वो कोई बहुत बड़ा अजीब सा इंसान है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में गलतियां खत्म नहीं कर सकते। इंग्लिश क्या, दुनिया की कोई भी जुबान में, आप पश्तो बोलने वाले खान साहब हैं, आप पश्तो में सारी पश्तो की जब भी आप बोलते हैं कोई गलती नहीं करते, सैकड़ों करते हैं। माहिरीन पश्तो को मैं बुला लूँ, आपको पकड़ लेंगे और गिरा देंगे कि ये गलती, वो गलती, ये गलती, ये गलत फिक्र। हालांकि पश्तो आपकी जुबान है। आप पंजाबी बोलते तो आप गलती नहीं करते, आप उर्दू बोलते, आप सराइकी बोलते, आप बरोही, बलोची, सिंधी बोलते, गलती नहीं करते, आप करते हैं। काठियावाड़ी बोलेंगे, गलतियां करेंगे, जो भी दुनिया की जुबान। ऐसे इंग्लिश तो आपकी जुबान नहीं है, ये सेकेंड लैंग्वेज, आप इसको सीख रहे हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इसको सीखेंगे एज ए फॉरेन लैंग्वेज, इसको बोलेंगे, यूज करेंगे, तो गलतियों के इम्कान तो रहेंगे जिंदगी में। आप कहते हैं 100% इंग्लिश साफ सुथरी हो जाए, सरफ से धो के इंग्लिश ले आओ, ऐसे नहीं हो सकता, इंग्लिश नहीं धुलती। तो वो ये है कि गलतियां क्या होगा फिर, इसका तरीका ये होता है, फार्मूला ये बना लें अपनी जिंदगी में कि इंग्लिश बोलते हुए गलतियां कम हो जाएं। ये कोशिश में लगे रहेंगे आप, साल लगे रहे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कि यार मेरी गलतियां, आज मेरे पास 5 किलो इंग्लिश है, मेरे दिमाग में 5 किलो इंग्लिश है, और इस 5 किलो इंग्लिश में 100 गलतियां हैं। अब कोशिश मेरी क्या है, एज ए इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, एज ए इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट, मेरी कोशिश ये है कि यार मेरी इंग्लिश 500 से 5 किलो से 6 किलो भी बन जाए, और 100 जो गलतियां ना यार की 90 नहीं हो सकती, 90 हो जाए, 10 तो खत्म हो जाए, तो मतलब है 5 खत्म हो जाए, 10 खत्म हो जाए, 8 खत्म हो जाए, 20 खत्म हो जाए। लेकिन ये कोशिश करते 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 आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, इंग्लिश उधर से बढ़ती भी जाएगी, वो किलो में मन में चली जाएगी, मनों में चली जाएगी, बढ़ती जाएगी। जो मैंने तरीके बताए थे वीडियो में, हाउ टू इम्प्रूव लैंग्वेज, वो वीडियो देखिए, उसमें सारी टेक्निक्स, टिप्स समझाएंगे कि कैसे इंग्लिश बढ़ती जाती है, तो वो आप जरूर देखिए उसको पूरा गौर से। तो इसके साथ साथ इंग्लिश बढ़ाएं भी, और इंग्लिश पे गलतियां कम करें, खत्म नहीं हो सकती। कोई कहे कि खत्म, मैं खत्म का लफ्ज बोलूंगा ही नहीं, कि यू कांट फिनिश ऑल मिस्टेक्स इन द लैंग्वेज। Mistakes are a part of your language. You will continue making mistakes, but a day comes when you can reduce mistake and you can minimize number of mistakes that you make when you are talking in English. बस ये फार्मूला है कि कम से कम गलतियां हो, आप इंग्लिश बोलते हो, आपसे गलतियां ना हो, कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, ये कोशिश है, खत्म नहीं हो सकती 100%। लिहाजा प्रपोजिशन की गलतियां अहले जुबान से भी होती है, अंग्रेजों से भी होती है। आपसे अगर हो जाए, डरना नहीं, घबराना नहीं। कोई बेइज्जती करे इंग्लिश बोलते हुए गलतियों पर, उसको बेइज्जती नहीं समझना। वो ऐसे ही, वो बेचारा, वो सीधा साधा बंदा है, उसको नहीं पता कि क्या है। आपको इल्म है कि लैंग्वेज में गलतियां होती हैं, उसको नहीं पता। वो तो समझता है कि बस कोई इंग्लिश बोल रहे तो वो 100% सच्ची
खरी बेहतरीन इंग्लिश हो, कोई गलती ना हो, ऐसे मुमकिन नहीं होता किसी भी जुबान में। वो जो इल्जाम लगा रहा है, जो छेड़ है, जो आपकी बेइज्जती कर रहा है, उसको वो जो जुबान बोलता है उसे कहा वो सही बोल के दिखा दे 100%, वो नहीं बोल। कोई भी जुबान दुनिया की बगैर किसी गलती के नहीं बोली जा सकती। हाँ, गलतियां कम से कम हो सकती, आज ज्यादा है क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जब इंग्लिश आने लगेगी यही गलतियां कम होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। एक दिन आएगा इंग्लिश में गलतियां बहुत ही मामूली सी रह जाएंगी, कभी कभी हुआ करेंगी। वो फिर ये होता है कि गलतियां क्या मतलब है, एक तरीका होता है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो हो सकता है मुझसे गलती 1 घंटे में 1 होती हो और आपसे 1 घंटे में 20 हो जाती हो। ये हो सकता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की, मुझे आती है, मैंने काफी सारे सालों से इस पे काम किया। Pardon me please। तो लेकिन जो है बाकी जो गलतियां हैं वो होती रहती हैं और वो तादाद आप कम करते रहे। हो सकता है जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, आप पूरा 1 हफ्ता इंग्लिश में बातें करते रहे, बोलते रहे और आपसे 6 गलतियां हो, 8 हो, 10 हो, इस तरह कम होती जाती हैं कि आप जिंदगी में इंग्लिश बोलते जाएंगे, तादाद कम होती जाएगी। इस पे कभी और तफसील से बात करेंगे। प्रपोजिशन, ये सिंपल प्रपोजिशंस हैं, ये मिस्टेक्स होंगी, ये लर्न करने पड़ेंगे। जितने भी 40, 50, 60 अगर जो बहुत मारूफ हैं, बार बार इस्तेमाल होते हैं, ये पोजीशन को जाहिर करते हैं, ये वाले सिंपल प्रपोजिशन। मतलब है मार्कर, मैं एक चीज कोई ये हाथ ले लूं फर्ज करें, अब मार्कर की और हाथ का रिलेशनशिप क्या नजर आ रहा है आपको? मार्कर इज ऑन द हैंड या हैंड इज अंडर द मार्कर। तो अंडर ने और ऑन ने रिलेशन जाहिर किया 2 चीजों में। नाउ द मार्कर इज अंडर द हैंड एंड हैंड इज ऑन द मार्कर। नाउ द मार्कर इज ऑन, नहीं ऑन तो ये था, marker is above the hand, कुछ लोग over the hand भी यूज कर देते हैं, over the hand या above the hand दोनों चल जाते हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल ग्रामर के मुताबिक और तरह से बाहर over or on, sorry above or over the hand। अब अगर मैं यूं आपको कहूं तो मतलब इन फ्रंट ऑफ भी हो सकता है, उसके सामने बन जाए, ऐसे आगे पीछे दाएं बाएं। तो कोई भी चीजों की पोजीशन को जाहिर करने के लिए सादा preposition की जरूरत पड़ती है। We need simple prepositions in English to show the relationship between 2 things. Right? That's the simple way. Simple preposition एक ये किस्म होगी। दूसरी किस्म के preposition हम उन्हें कह सकते हैं double preposition। Double preposition 2 preposition आ जाते हैं, जैसे मसलन with एक preposition है, in दूसरा preposition है, तो with, within, within ये भी preposition है, within 2 preposition double हो गए। इस तरह डबल डबल भी कोई preposition बन सकते हैं, जैसे up एक preposition है, to एक और preposition है। up to ये एक लफ्ज है, इसमें 2 preposition है डबल। तो लेकिन ये हम ये नहीं कहेंगे ये 2 लफ्ज है, हम इसको जब लफ्जों की गिनती में गिनेंगे हम कहेंगे 1 लफ्ज है इंग्लिश का, ये 1 लफ्ज है इंग्लिश का, 2 लफ्ज इंग्लिश के नहीं गिनेंगे। इसलिए इसका नाम है डबल प्रपोजिशन, लेकिन लफ्ज ये एक है, यानी मिलकर अगर तोड़ें तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, इनके मायने अपने बरकरार रहेंगे, कुछ ना कुछ मायने होंगे। जोड़ देंगे तो ये एक लफ्ज की शक्ल बन जाएगा। ऐसे भी इंग्लिश में बहुत से लफ्ज हैं जो कि डबल प्रपोजिशंस हैं। फिर एक और किस्म जो है इंग्लिश प्रपोजिशन की, वो है कंपाउंड। कंपाउंड प्रपोजिशन, कंपाउंड का मतलब हुआ 2, ये भी 2 है, लेकिन वो 3 भी हो सकते हैं, कंपाउंड में 4 भी हो सकते हैं लफ्ज। मसलन है कंपाउंड प्रपोजिशन का, जैसे कोई लफ्ज है इन फ्रंट ऑफ, ये देखो 3 हो गए, इन फ्रंट ऑफ। इसको डबल, इसको ट्रिपल प्रपोजिशन नहीं कहना, मतलब आप कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वो उसका नाम है, ग्रामर की किताबों में जो लिखे हुआ है वो लिखा होता है कि कंपाउंड प्रपोजिशंस। तो ये नाम है कंपाउंड प्रपोजिशन का मतलब एक से ज्यादा प्रपोजिशन आ जाए किसी लफ्ज में। जैसे इसमें 3 आ गए, इन फ्रंट ऑफ, अपना अपना। ये लफ्ज जो है ये इस तरह से अलग अलग लिखेंगे, मिला के इकट्ठा नहीं लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ।
लेकिन जब इसको हम ग्रामर के डिब्बे में डालेंगे तो ग्रामर इसका ऑपरेशन कर कर कहेगी कि ये एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। अगर इसमें से अलग अलग कर दें तो इसको वो प्रपोजिशन सिंगल सिंपल प्रपोजिशन कहेगी। 1 2 सिंपल प्रपोजिशंस। तो नेक्स्ट एक और, ये हुआ सिंपल प्रपोजिशन, ये हुआ डबल, ये हुआ कंपाउंड, और एक किस्म है पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल, उसका नाम है पार्टिसिपल। नाम याद रख लें, काम आ जाते हैं कभी। तो पार्टिसिपल प्रपोजिशन में जैसे होता है अकॉर्डिंग टू। पार्टिसिपल के मायने क्या होते हैं? पार्टिसिपल का मतलब होता है जिसमें आईएनजी लगे, उसका नाम होता है पार्टिसिपल, आईएनजी वाला। तो अकॉर्डिंग टू ये एक प्रपोजिशन है, इसका नाम है प्रपोजिशन। अकॉर्डिंग टू के मुताबिक। तो ये देखिए दो आ रहे हैं, इसको जी हम डबल ना कह दें, डबल नहीं कह सकते क्योंकि इसका एक अलग से नाम है आईएनजी वाला खास। तो इसमें अकॉर्डिंग टू या कंसीडरिंग, तो ये बतौर प्रपोजिशन यूज हो जाते हैं दो चीजों में कोई रिलेशन को जाहिर करते हो। हम बहुत ज्यादा गहराई में कॉम्प्लिकेशन नहीं जा रहे। मैं ये समझ लें, मैं आपकी मदद इस वीडियो में ये कर रहा हूं कि आपको प्रपोजिशन समझ आ जाए बस, और उसके नाम पता लग जाए थोड़ा सा कि यार इतनी किस्मों के होते हैं इंग्लिश में। अच्छा, बहुत गहराई में और एक्सपर्ट नहीं बना रहा, तो वो तो बहुत गुंजाइश होती। ग्रामर एक ऐसा समंदर है, वो उसमें बड़ी गुंजाइश होती, बहुत सी चीजें होती है। तो मैं उस ऐसे नहीं चाहता आप अजीब सी गहराइयों में डुबकियां लगाते रहे। बस आपको वो शुरू में चीजें, वो तमाम मालूमात, वो इल्म मिल जाए जिससे आप अच्छी इंग्लिश बोल सकें, अच्छा नॉलेज हो और बात समझ आ जाए और किसी को समझा सकें, किसी बच्चे को किसी को समझानी हो। तो ये है इसका नाम क्या है? ये आईएनजी वाला पार्टिसिपल प्रपोजिशन। एक और है जिसे कहते हैं डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन। डिस्गाइज्ड, इसका क्या मतलब हुआ? डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज का मतलब है छुपा हुआ, भेद बदल ले ना, कोई और भेद डाल ले, कोई आदमी बुर्का पहन ले, औरत बन जाए, वो डिस्गाइज्ड है उस फेस में, मतलब छुपा हुआ। तो एक ऐसा प्रपोजिशन भी है जो छुपा होता है और वो असल में उसके मायने कुछ और होते हैं। मसलन वो शायद दो चार ही हो इंग्लिश में, जैसे 5 o'clock। ये ओ जो है ना, 5 o'clock जिसे पढ़ते हैं, 6 o'clock, ये प्रपोजिशन है इंग्लिश में। प्रपोजिशन 5 o'clock, ओ का मायने क्या होंगे यहाँ पे? ऑफ के। ये है ऑफ, यानी 5 घड़ी के 5 बजे घड़ी के 5 बजे। तो 5 o'clock। तो ओ एक प्रपोजिशन है, लेकिन इसके अंदर प्रपोजिशन छुपा हुआ है ऑफ। तो ये कहलाते हैं डिस्गाइज प्रपोजिशन। गिनती के 2-4 शायद हो इंग्लिश में, एक तो सामने ले आया, बस यही मेन है। और एक और किस्म का अगर प्रपोजिशन हो सकता है वो है फ्रेजल प्रपोजिशन। फ्रेजल, राइट, उसमें फ्रेज होती है, कोई ना कोई फ्रेज इस्तेमाल हुई, जैसे इन स्पाइट ऑफ। ये एक फ्रेज है इंग्लिश की, इन स्पाइट ऑफ। तो फ्रेज क्या होती है ना, ये भी सादा कोई मलक साहब बासी साहब को समझ ना आ रही हो, चौधरी साहब को कि पता ना लग रहा हो कि फ्रेज क्या है जी, ये क्या लफ्ज आप बता रहे। तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स देयर ओन मीनिंग। चंद लफ्जों का मजमुआ जिसका कोई अपना ही मतलब बनता हो खास। अगर वो उनके लफ्जों का मतलब देखेंगे तो कुछ और बन जाएगा, अगर लफ्जी तर्जमा बना लेंगे, लेकिन उनका अपना ही एक खास तर्जमा होता है, उसे कहते हैं फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव देयर ओन मीनिंग, अ स्पेसिफिक मीनिंग, दैट इज कॉल्ड। तो एक चंद लफ्जों का मजमुए को फ्रेज कहते हैं, चंद अल्फाज का मजमुआ, जैसे चंद अल्फाज का मजमुआ। इन स्पाइट ऑफ, ये फ्रेज प्रपोजिशन है, ठीक है जी। कुछ में लगते हैं कुछ में नहीं, जैसे it could be by virtue of, by virtue of, फला खूबी की वजह से, by virtue of something। तो इस तरह ये कुछ फ्रेजेस हैं। स्पेशल फ्रेज कोई मतलब होती है, जैसे turn in, एक फ्रेज है turn in, चंद दो लफ्जों का मजमुआ। तो टर्न, इनका अपना तर्जमा करेंगे तो कुछ और मायने बन जाएंगे। टर्न होता है जैसे गाड़ी टर्न कर लो, मोड़ना,
इन अंदर, तो गाड़ी अंदर मोड़ लो नहीं, टर्न इन का मतलब है सोना रात को, एक फ्रेज है, अपना ही तर्जमा है। तो टर्न इन, आई टर्न इन एस 11 o'clock at night. Sometimes I turn in early, sometimes I turn in late at night. तो turn in का मतलब sleep, सोना। ऐसे phrases हैं इंग्लिश में, हर फ्रेज के अपने अपने मतलब है, फिक्स प्रपोजिशन है उनके साथ। मसलन अप्लाई टू, अप्लाई फॉर, ये फ्रेज है, अप्लाई टू, अप्लाई फॉर। अप्लाई टू का मतलब किसी को दरखास्त देना, ये आप नहीं कह सकते आई अप्लाई टू टीचर्स जॉब, अप्लाई टू टीचर जॉब गलत इंग्लिश हो जाएगी। आई अप्लाई फॉर अ टीचर जॉब, अप्लाई फॉर जॉब, कोई जॉब का नाम, और अप्लाई टू द डायरेक्टर ऑफ स्टडीज, आई अप्लाइड to the director of study for an English job. Apply to, apply for, ये अलग अलग मायने, ये phrases हैं, इनके साथ apply to एक खास जुड़ा हुआ preposition है। हर अब मैं सांप से डरता हूँ, आइए उर्दू से तर्जमा बनाएंगे इंग्लिश में, तो सादा बंदा जो है वो चोरी साहब तो कह देंगे आराम से, आई एम अफ्रेड फ्रॉम स्नेक, मैं सांप से डरता हूँ, अफ्रेड फ्रॉम से डरना तो नहीं। अफ्रेड के साथ अंग्रेज़ों ने कहा अफ्रेड के साथ फ्रॉम नहीं लगाना, से डरता हूँ के लिए ऑफ ही लगेगा, ये फिक्स है इसके साथ, बस अफ्रेड ऑफ स्नेक कहना है, अफ्रेड फ्रॉम नहीं कहना। लेकिन उर्दू के मुताबिक तो यही दिल करता है। ये कहलाते हैं फ्रेज प्रपोजिशन के, फलां प्रपोजिशन फलां लफ्ज़ों के साथ ही आएगा, उसके मायने वो ही बनेंगे हर ज़ुबान में जो जिस तरह से उस ज़ुबान का है, लेकिन वो आएगा वही उसके साथ। बस वो कैसे याद होंगे वो याद करने पड़ते हैं, रीडिंग और लिसनिंग से याद होते हैं। सुनते जाएंगे इंग्लिश और पढ़ते जाएंगे मुआशरे में कि क्लासें, स्कूल, कोर्स सुनते जाएंगे तो आपको वो याद होते रहेंगे। अच्छा इसके साथ ये लगता है, अच्छा इसका इन लगता है, इसका एंड लगता है, इसका ऐसे याद होते रहेंगे। कतरा कतरा करके वो 100, 200, 400 हो गए तो बस आप उड़ते फिरेंगे इंग्लिश में। बस इतना होता है काम। कोई बहुत बड़ा कोई आपको डिग्री लेनी पड़ेगी कि फ्रेज प्रपोजिशन कैसे याद हो जाएंगे, मुझे हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। तो आपका ज्यादा जो है काम, अब ये 6 किस्म के प्रपोजिशंस आम हैं, ये आपको समझ आ जाए। प्रपोजिशन का इंट्रोडक्शन था इस वीडियो में, सिर्फ हम गहराइयों में और प्रैक्टिस और वो काम नहीं कर रहे। तो आपको बहुत अगर ग्रामर में शौक हो इम्प्रूव करने का, तो इंग्लिश ग्रामर एक क्लास मेरे साथ ऑनलाइन कोई जस्ट करें, बनाएं, तो इंशाल्लाह फिर वो आपकी ग्रामर पे काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, तहकीक, माहिर ग्रामर बन के बाहर आएंगे दुनिया में। तो वो फिर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसमें एक्सरसाइजेज ये वो। वीडियो तो आपको तारुफ मिल रहा है, आराम से घर बैठ के, किचन में खड़े हो के, घर में कमरे में बैठ के आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडिया हो रहा है और आराम से हो रहा है। तो ये 6 हमारे सामने आ गए प्रपोजिशन की किस्में। आपको एक सादा इंसान को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो ये जो है ना, ये ज़्यादातर ये है सिंपल प्रपोजिशन, बस टॉप क्लास। ये इसकी शुरू में पहली सीढ़ी ये समझ लें, ये काबू करने पड़ते हैं। इसमें गलतियाँ होती हैं, ये थोड़े से कुछ सबक समझने पड़ते हैं, कहाँ इन आएगा, कहाँ ऑन, कहाँ ऐड, कहाँ कहाँ ये होता है, क्या क्या होता है। ये थोड़ा सा आपको पूरा 1-2 घंटे का कोई लेसन, कोई ऐसा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर ये इस पर काम हो जाएगा। तो हमें ये क्लियर हो गया। अब इनको याद रखने के लिए हम एक लफ्ज़ बना लेते हैं, बस ज़हन में रहेगा कि यार ये प्रपोजिशंस की 6 किस्में होती हैं। प्रपोजिशन, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। तो वर्ड जो हम बनाते हैं वो इस तरह लिख लेते हैं, सिंपल, फिर क्या था ये डबल, और फिर इसका क्या नाम था, इन फ्रंट ऑफ, ये कंपाउंड, ठीक है, SDC। फिर ये क्या था, प्रपोजिशन, ये है कंसीडरिंग, अकॉर्डिंग, ING जब लगे तो पार्टिसिपल उसका नाम होता है पार्टिसिपल। और फिर ओ क्लॉक, छुपा हुआ, छुपे हुए की इंग्लिश होती है डिस्गाइज, डिस। तो इन स्पाइट ऑफ, ये फिर लास्ट नंबर 6, इन स्पाइट ऑफ, ये है फ्रेज, एक खास तरह के लफ्ज़ जिनके अपने अपने मायने हो रहे हैं, अपना अपना मतलब बन रहा है। जैसे अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ, से डरना, किसी चीज से डरना, अफ्रेड ऑफ। जैसे आई विल, व्हाट यू से, प्रे, pray to or pray for,
अगर आपने टू की जगह फॉर लगा दिया ना, मायने कुछ और बन जाएंगे अजीब से, क्योंकि ये फिक्स है इसके साथ, ये फ्रेज है एक preposition। आई प्रे फॉर अल्लाह नहीं, आई प्रे टू अल्लाह, फॉर नहीं कहना। आई प्रे फॉर माई पेरेंट्स to Allah. I pray to Allah for my friends, for my parents, for my for all the Muslims, for everybody in the world. I pray for people. Pray to Allah. Pray to people नहीं कहना, pray to Allah कहना। देखा कितना गलत हो जाएगा अगर to people कह दिया, pray to people, no, pray for people to Allah। So ये है fixed preposition जो उसके साथ आना ही आना, वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। थोड़ी सी चीज़ें हैं ऐसे चंद, और थोड़ी सी ज़रा हिफ्स करनी पड़ती हैं, उस पर थोड़ा सा काम है, वो मैं आपको बता दूंगा। कोई थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी छटांग के काम है, थोड़ा सा हिफ्स करना है, बाकी आपको कोई अकल के साथ समझ के थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो वो क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं, वो मेरा भी गलत हो सकता है, कोई अंग्रेज़ों का भी गलत हो सकता है, पता नहीं है ना इसके साथ ये कहना है कि नहीं कहना, इसका ये आता है कि नहीं आता। ये जो पढ़ता जाते हैं किताबें शिताबें इधर उधर, वो पता लगती रहती चीज़ें। तो इस पर कोई ऐसा खौफनाक बात नहीं कि आप घबरा जाएं, परेशान हो। तो ये एक लफ्ज़ ज़हन में रख लें, ये पी फ्रेज। तो SDC PDP, तो ये 6 किस्में हैं preposition की, उनका नाम है SDC PDP। ये लफ्ज़ अगर जहन में रख सकेंगे तो आपको 6 किस्में preposition की जहन में रहेंगी। तो prepositions को समझने के लिए आपके लिए ये बात समझना ज़रूरी था। अगर मैं आपको एक चार्ट दिखा दूँ preposition का, उसको देखकर आप आइडिया ले लें, आपको समझ आ जाए अच्छा ये इस तरह के preposition है, इस तरह से हमने उनको याद करना है। तो इस वीडियो में ये तारुफ था, और आप बाकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देखें अगर नहीं देखी, और मज़ीद आगे वाली भी आती जाएंगी, वो देखनी है। तो आपको बाकी जो है लैंग्वेज का बेस वो ज़रूरी है, उसको समझें, सारी वीडियोस वॉच करें फुल, तो फिर आपका बेहतरीन इंग्लिश के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपके अंदर वो इंग्लिश बोलने की झिझक भी ख़त्म, और कॉन्फिडेंस, इत्मीनान भी आएगा, और रवानी भी पैदा होगी। I'll see you in another video inshallah very soon. I'll show you a chart now, you can see that one, and you can learn and practice. Make your notes, right? Don't forget to subscribe the channel if you are new and you want to learn English. If you are sincere with the language, do subscribe, do click the bell icon so that you can get any updates, any video on time. See you later then. Bye bye. जी, तो अब ये आप देखें preposition का जो है ना, क्या नज़र आ रहा है आपको तस्वीर में, कि बॉल है एक, वो अबव द बॉक्स है, और एक बिलो द बॉक्स है। ये अंडर द बॉक्स भी कह सकते हैं, बिलो द बॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अगर अमूमन अंडर की जो है कोई हद नहीं होती, बिलो ज़रा होता है करीब तर नीचे। तो फिर साथ ही और पिक्चर आप देखें, ऑन द बॉक्स कोई भी चीज़, ये कौन से prepositions हैं? ये prepositions ऑफ प्लेस हैं। कोई चीज़ें अबव होती हैं, कोई ऑन होती हैं, कोई अंडर होती हैं। अंडर द बॉक्स, द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स, ठीक है जी। इस तरह ये कोई बॉल है इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, कोई बिहाइंड द बॉक्स। तो कोई चीज़ इसी तरह आप भी, ये एक एग्जाम्पल है, इसी तरह आप भी कभी इन फ्रंट ऑफ डोर, हाउस, I'm in front of car and he's in front of the building, या behind the building, ऐसे ये लफ्ज़ behind, in front, ये रेड कलर में किए ना, ये prepositions of place हैं। हमने 6 किस्मों के prepositions पढ़े ना। अब ये देखें, next to the box या in the box, कोई चीज़ in the box हो, in the house, in the car, इसी तरह वो हज़ारों लफ्ज़ बन सकते हैं। आपको जस्ट आइडिया मिल गया कि ये prepositions ऑफ अ प्लेस चल रहे हैं। ऐसे ही बिटवीन द बॉक्सेस, बिटवीन टू थिंग्स, और ज़्यादा चीज़ें हों तो अमंग, जैसे एक बॉल है, काफ़ी सारे बॉक्सेस के दरमियान में है, तो बिटवीन और अमंग दोनों का उर्दू में मतलब दोनों का दरमियान में। तो वो जो दो चीज़ों के दरमियान में हो उसके लिए कहेंगे बिटवीन। My friend is between a big house and a small house. तो I am among houses. तो काफ़ी सारे घरों के दरमियान में मैं हूँ।
तो इस तरह जो है ना ये prepositions हैं, और ये simple preposition है और ये prepositions of place हैं. जैसे near the box, far from the box. तो पिक्चर्स की मदद से आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आइडियाज़ क्लियर हो रहे हैं कि किस तरह से आप prepositions of place यूज़ कर सकते हैं. ये prepositions जो हैं on, to, off, under, over, ये prepositions of movement हैं कि अगर कोई चीज़ मूव करके ऊपर से ऐसे नीचे से ऊपर जा रही हो सतह के साथ, तो on to the box, something is going on to, the ball was going on to the box. तो on to एक ये क्या है, ये दो प्रपोजिशन है ना, इसका क्या नाम है, इसकी ये किस्म है on to, डबल प्रपोजिशंस है. off the box हो गया, कोई चीज़ जो है वो गोइंग ऑफ द बॉक्स, उससे पीछे जा रही है, उससे हट रही है, उससे गिर रही है, ऑफ समथिंग. I'm going off the car or going off something. तो इस तरह moving under the box, मूवमेंट की शक्ल ज़ाहिर की गई है, आपको तस्वीरों की मदद से समझाने की कोशिश की गई है. और over the box, the ball is moving over the box, या वो दीवार के ऊपर से फिलांग के उधर चला गया. He jumped over the wall. तो over मूवमेंट की शक्ल में ये हैं इस तरह से. away from the box और towards the box, past the box, ये पिक्चर्स आपको इनकी मूवमेंट्स आप देख लें और आपको इन प्रपोजिशंस का कुछ आइडिया हो गया कि यार इस तरह के प्रपोजिशंस यूज़ हो सकते हैं, किए जा सकते हैं. तो ये एक पिक्चर की मदद से आपको काफ़ी सारे प्रपोजिशन दिखाए जा रहे हैं कि अबव द डॉग और बिलो द कैट, और सिचुएशंस देखें तो वो सिचुएशंस के मुताबिक ये प्रपोजिशंस आपको नज़र आ रहे हैं. बिहाइंड द चेयर, द डॉग इज़, वेयर इज़ अ डॉग, डॉग इज़ बिहाइंड द चेयर. एंड नेक्स्ट टू द बॉय, next to the boy, ये next to is preposition. तो in, on, at, ये आपको प्रॉब्लम करते हैं ज़्यादा, लेकिन ये आपको अभी एक तस्वीर दिखा देता हूँ मैं, तो उसमें जो है ना ये वो भी क्लियर हो जाएगा. on top of the table, या on the table, या under the desk, on the rug, रग होता कारपेट का एक टुकड़ा सा, कालीन का छोटा सा. ऑन द रग और बिटवीन, ये कोई डॉग बैठा हुआ है ना, ऑन द रग, डॉग इज़ ऑन द रग. तो ये प्रपोजिशंस हैं. और अब जो है ये आप देखें कि प्रपोजिशंस जो हैं, जो हमें ज़्यादा आम बंदे को जो सीधा साधा इंग्लिश बोलना शुरू करता है उसको प्रॉब्लम होती है. प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस की ज़्यादा ये तीन जो हैं ये तंग करते हैं. एट, इन, ऑन, कुछ चीज़ों के साथ एट है, कुछ इन, ऑन. ये एक कोई डिटेल और वीडियो भी असल में इस पे चाहिए जिस पे इन, ऑन, एट पे बहुत ज़्यादा कोई फार्मूला, एक शॉर्टकट सी टेक्निक आपको समझाई जाए, टिप दी जाए, ताकि वो कम से कम गलतियां हो जाए. फिर ज़रा वो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा. तो इस तरह का मेरे जहन में है एक लेसन, इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं वो प्रपोजिशन पे इन, ऑन, एट पे कम अज़ कम ये इसको साफ़ सुथरे तरीके से आपको गाइड कर दूं और टेक्निक बता दूं किस तरह से एहतियात करनी है. तो फ़िलहाल ये आप थोड़ा सा तारुफ था ये लेसन में, आप इसको देखें और समझ ना आए 2 दफ़ा 3 दफ़ा पीछे रिवाइंड करके देखें, अपने कुछ नोट्स बनाएं, बात को समझें. और ये प्रपोजिशंस जो हैं ये एक बहुत यानी प्रॉब्लम करते हैं करेक्ट इंग्लिश बोलने में काफ़ी सारे लोगों को. इंग्लिश जिनको आती है उनको भी करते हैं, और जिनको नहीं आती उनको तो बेचारों को तो बहुत ही तंगी होती है शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाते हैं. इनके डर, इनकी गलतियों के डर के मतलब है खौफ से
आपने इंग्लिश बोलनी बंद नहीं करनी। इंग्लिश बोलेंगे तो प्रैक्टिस होगी। इन लगा दें, ऑन लगा दें, ऐड लगाई जाए, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाएंगी। कोई जिससे बात करेंगे उसको अगर थोड़ी बहुत आती होगी वो आपकी हेल्प कर देगा। तो लेकिन आप कोशिश करें जो आपको समझ आती है तो उसके मुताबिक आप प्रपोजिशन लगाते जाएं और इंग्लिश में जो जो बात करनी करते जाएं। और बहुत ही कमज़ोर है तो फिर लेसन ले लें, कोई ऑनलाइन पढ़ लें, क्लास वगैरह ये वो, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। Right, we'll continue inshallah in the other video. Now you understand today what are the prepositions, and this is one of the parts of speech. Inshallah, in the next video we'll continue with the other parts of speech next time. Take good care of yourself. Don't forget to subscribe it if you have not done it so far, and don't forget to click the bell icon button so that you can get updates in any video in the future whenever is uploaded for you. Right, take good care of yourself. Assalamu alaikum warahmatullah.